हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं धनराज कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्काई टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए हम चलते हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग थियरी और क्वेश्चन दोनों करने वाले हैं। इसमें से आपको 99% क्वेश्चन आपको यहीं से सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि आपने ये कर डाला तो आपकी ज़िंदगी जिंगा लाला। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला ही टॉपिक है कि आकलन के प्रकार। आकलन क्या होता है, आकलन के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में हम चलते हैं। तो पहला ही है निर्माणात्मक आकलन, जिसे रचनात्मक आकलन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पहला ही है निर्माणात्मक आकलन, जिसे रचनात्मक आकलन कहा जाता है। दूसरा है आपका योगात्मक, या इसी को संकलनात्मक आकलन भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। और तीसरा आ गया आपका निदानात्मक, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये आपका 3 प्रकार के आकलन होते हैं। आकलन में कौन कौन सा है? निर्माणात्मक आकलन, दूसरा योगात्मक आकलन, तीसरा निर्माणात्मक आकलन। आगे चलते हैं, अब एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे और इसको बारीकी से पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसके बाद क्वेश्चन भी करते चलेंगे साथ साथ। चलते हैं, पहला है निर्माणात्मक आकलन। क्या है? निर्माणात्मक आकलन, या इसी के रचनात्मक आकलन भी कहते हैं। तो ये होता क्या है, जरा इसको एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन में अध्यापक को पाठ पढ़ाते समय जांच करता है ताकि बच्चे को कितना ग्रहण किया गया है। यदि कोई अध्यापक बच्चे को पढ़ा रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो उसको ये अध्यापक क्या करता है? उसको जांच करता है। उसको क्या करता है? जांच करता है कि बच्चे कितना सीख पाए हैं, कितना ग्रहण कर पाए हैं, बच्चा एक्टिव होकर सीख रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके बारे में बताया जाता है। आगे चलते हैं, आपका दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रचनात्मक आकलन विद्यार्थी को यह जानने का अवसर प्रदान करता है कि वो कहाँ सुधार की जाए। कहने का मतलब ये है, जो निर्माणात्मक आकलन या रचनात्मक आकलन करता है कि बच्चे कहाँ तक सीख पाए हैं और उनको कहाँ पे उनकी कमियां कहाँ पा रही है, उनको हमें कहाँ जरूरत सुधार करने की ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता उधार उसकी, और उसके बाद उसका पता लगाया जा सकता है। और पता लगा के उसमें कहाँ पे हमें सुधार करने की ज़रूरत है, वो अध्यापक के लिए भी हो जाता है। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इस आकलन में छात्र शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रतिक्रियाएं शामिल होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ छात्र के लिए होता है, इसमें अध्यापक के भी कि उसको बच्चों को कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, बच्चों को क्या आवश्यकता है, कहाँ बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, कमियों को पता करके और बच्चे को क्या करे, उसकी कमियों को सुधारे। अगला पॉइंट कह रहा है कि रचनात्मक आकलन क्या करता है? पाठ के बीच बीच में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि समेटिव असेसमेंट की जैसे कि आप साल भर पढ़ाते रहो और लास्ट में कर लो उसका आकलन। नहीं, पाठ के बीच बीच में बच्चे से पूछते रहो कि आपको कितना समझ में आया, आपने कितना ग्रहण किया, उसको ग्रहण करने की क्षमता कितना तेज बढ़ रही है, या ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो किस कारण से नहीं ग्रहण कर पा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है कि ये जो निर्माणात्मक आकलन या रचनात्मक आकलन होता है, ये किस उद्देश्य से किया जाता है? इसके द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके छात्रों के सीखने में सुधार करके सीखने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। देखिए, अपनी वो शिक्षण प्रक्रिया में कैसे सुधार करेगा कि बच्चों को हम किस टाइप से बताएं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, समझ विकसित हो सके और वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सके। और उस प्रकार से बच्चों को सिखाने की क्षमता, बच्चों की जो सीखने की क्षमता है, यदि बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसकी क्षमता में उसकी वृद्धि क्या करती है? वृद्धि करना है, यानी उसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। आगे चलते हैं, क्या बोला है? सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सीखने का आकलन क्या होता है, जरा इसके एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर। जो कक्षा में 3 प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। पहला है समेटिव, दूसरा है रचनात्मक और तीसरा है निदानात्मक। पहला क्या है? जो क्या होता है? जो समेटिव संकलनात्मक आकलन होता है, वो साल के अंत में किया जाता है। कब किया जाता है? साल के अंत में किया जाता है। जैसे आप बच्चों को 1 साल तक कंटिन्यू पढ़ाते रहो और उसके बाद साल के अंत में उससे पेपर परीक्षा ले लो। और जो रचनात्मक होता है वो परीक्षा के बीच बीच में ले लिया जाता है। अब क्या होता है? पाठ के बीच बीच में और एग्जाम के बीच बीच में वो ले लिया जाता है। और जो निदानात्मक
असेसमेंट होता है, जिसे डायग्नोस्टिक कहते हैं। इसमें क्या होता है, निदानात्मक में कमियों का पता लगाया जाता है। क्या होता है इसमें, कमियों का पता लगाया जाता है। किसका, कमियों का पता लगा के फिर क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है कि बच्चे कि यदि सीख नहीं पा रहे हैं तो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। यदि मान लो आपके पेट में दर्द है, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपको उसकी कमियां का पता तो लगाना चाहिए ना। आखिर नहीं तो ऐसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तब तक उसको डायग्नोसिस करेगा कि एक दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब तक उसका मेन रीजन नहीं जाएंगे तो अच्छे से आपका दर्द ठीक नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही होता है कि बच्चों को सीख नहीं पा रहा है, उसकी कमी कहाँ है, वो आखिर क्यों नहीं सीख पा रहा है, तो उसके कारणों का पता लगा करके, उसकी कमियों का या कारणों का पता लगा करके फिर उसको क्या करेंगे, उपचार करेंगे। फिर उपचारात्मक असेसमेंट आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, संकलनात्मक मूल्यांकन सत्र की समाप्ति पर किया जाता है। जो संकलनात्मक होता है, समेटिव असेसमेंट, वो सत्र साल के अंत में, जब साल में एक बार परीक्षा सबको संपूर्ण एक ईयर का आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद लास्ट में क्या कर लेंगे, आपसे एग्जाम ले लेंगे। उसके में फिर क्या करते हैं, बच्चों को अंक दे देते हैं, ग्रेड देते हैं। ये संकलनात्मक आकलन होता है। उसके बाद इसे योगात्मक मूल्यांकन या सीखने का आकलन के रूप में भी जाना जाता है। इसे योगात्मक यानी सबको जोड़ गांठ के लास्ट में आपको बता देंगे आपको इतना अंक मिला है, इतना ग्रेड मिला है, वही आप सबका योगात्मक हो जाता है। ठीक है, इसे सीखने का आकलन के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है। उसके बाद मूल्यांकन की यह पद्धति जो है छात्रों को ग्रेड प्रदान करके उनकी क्षमता और उपलब्धि का सटीक विवरण प्रस्तुत करती है। कहने का मतलब है, जैसे देखिए आप साल में एक बार परीक्षा ले, आपको मान लीजिए आपकी कितना 100 नंबर का पूर्णांक है, कितना है 100 नंबर का आपका पूर्णांक है, तो आपका हो गया, बच्चा मान लिया 100 में से आपका 85 पा गया, 85 तो आप बोल दोगे कि आप हमारे बच्चे का 85 नंबर पाया है, 85% है। या तो आपको ग्रेड देना है तो A1 ग्रेड, A2 A1 A2 ऐसे ग्रेड दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्रेड का पता लगाया जाता है और इसमें क्या करते हैं, इस सटीक उपलब्ध कि हाँ आपका बच्चा पढ़ने में इतने में से इतना अंक पाया है, इतना परसेंट पाया है, इसको इतना ग्रेड मिला है, A ग्रेड मिला है, B ग्रेड मिला है, C ग्रेड मिला है, इसका ये विवरण क्या करता है, प्रस्तुत करता है। और ये जो लास्ट का जो ईयर में एक बार होता है समेटिव असेसमेंट, जिसे योगात्मक आकलन भी कहते हैं। और यह प्रतिपुष्टि प्रदान नहीं करता है के बजाय शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को समग्र परिणाम, ये प्रतिपुष्टि नहीं प्रदान करना कि आपका बच्चा कितना सीख पाया है, कितना नहीं सीख पाया है, इसमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। ये क्या करता है, समग्र परिणाम, मतलब आपको जितना आप 100 पूर्णांक में से आप 90 नंबर, 80 नंबर, 85 नंबर कितना पाए हो, वही इतना परसेंट में या ग्रेड में क्या करता है, आपको बता देता है कि आपका बच्चा इतने में से इतना पाया है। तो ऐसे होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, योगात्मक। क्या बोलते हैं, योगात्मक बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया आपका डायग्नोस्टिक। क्या आ गया भैया, आपका डायग्नोस्टिक। ये देखो डायग्नोस्टिक आकलन होता क्या है कि पहले देखिए आप क्या करते हैं, बच्चों की क्या करोगे, आप बच्चों की कमियों का पता लगाओगे। क्या करोगे, बच्चों की कमियों का पता लगाओ। पहले कमियों तथा कारणों का पता लगाना। अब उसकी कमियां कहाँ रही, उसकी कमियों में तथा उसके कारणों का पता। यदि बच्चा आपका सीख नहीं पा रहा है, यदि बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसको सीखने में व्यवधान कहाँ पे उत्पन्न हो रही है, वो क्यों नहीं सीख पा रहा है। उसकी आखिर लास्ट में कमी यदि स्कूल इन्वायरमेंट का है या उसके परिवार की बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसके क्या होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इसी को बोलते हैं, उसकी कमियों का पता लगाना। देखिए क्या बोल रहा है, निदानात्मक आकलन शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों का पता लगाने के लिए किया जाता है। पहले हमने बता दिया इसके कमियां जो होती हैं, उसके कारण, वो कठिनाई कहाँ पे सीख पा रहा है और नहीं सीख पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसके जो कारण है उसके रीजन का हम पता लगाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि निदानात्मक आकलन के द्वारा शिक्षक जो बच्चे असफल होते हैं या उसमें कठिनाई का अनुभव करते हैं, उस बच्चों की असफलता के कारण को ढूंढता है।
कि बच्चा यदि सीख नहीं पा रहा है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसमें कमियां कहाँ पे आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और उसका फिर उसके बाद हम निदानात्मक मतलब होता है उसका कमियों का पता लगा के फिर उसका क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, उपचार करेंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसका उद्देश्य असफल छात्रों की असफलता का पता लगाना ताकि शिक्षक उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करके सफल बना सके। बच्चे की कैपेसिटी कितना है उसकी क्षमता के अनुसार, बच्चे के अभी छोटा छोटा वाक्य नहीं आ रहा है, छोटा छोटा वर्ण पढ़ने में नहीं आ रहा है, क ख नहीं पढ़ा, तब तक आप उसे क्या पढ़ा रहे हो, बड़ा बड़ा वाक्य पढ़ा रहे हो। यदि आप बच्चों को पहले शब्द नहीं पढ़ पा रहा है लेकिन तब तक आप वाक्य पढ़ाते जाओगे तो क्या बच्चा सीख पाएगा, उसकी क्षमता है सीखने के लिए, नहीं। वो तो नन्हा छोटा बच्चा होता है तो पहले उसको शब्द वर्ण पढ़ाओ, वर्ण से फिर शब्द पढ़ाओ, शब्द से फिर क्या करो, वाक्य पढ़ाओ, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार कि उसकी सीखने की क्षमता कितनी है उसी के अनुसार से आपको उस पर कार्य करना है। ठीक है, तो क्या होता है, ये निदानात्मक आकलन है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है। अभी हमने आपको बताया कि सीखने का क्या आकलन है। आपको आपका क्वेश्चन नंबर पहला ही आ गया कि सीखने का आकलन कौन सा है। जो लिखित परीक्षाएं लेते हैं या जो लास्ट के अंत में लेते हैं, या रचनात्मक आकलन जो क्या होता है साल के बीच बीच में एग्जाम के हर समय लिया जाता है, या संकलनात्मक आकलन, तो आपका क्या हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर नंबर पहला ही हो जाएगा, संकलनात्मक आकलन। सीखने का आकलन जो बच्चा कितना सीख पाया है लास्ट में, जो लास्ट ईयर में कितना सीखा है, जो लास्ट में एक बार संकलनात्मक आकलन करते हैं उसके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय क्या करते हैं, सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। कुछ छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो अनुच्छेद पैराग्राफ हो रहा है उसकी वाक्य रचना, किस छोटे छोटे शब्दों में नहीं, वाक्य रचना में क्या कर रहे हैं, वो कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, कठिनाई उनको लग रही है, और वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती है। क्या देती है, उनको एक समृद्ध यानी बहुत सा शब्द भंडार दे देती है, और कुछ युक्तियां, कुछ प्रकार के उपकरण कि जैसे युक्तियां सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती है कि आपको इस प्रकार से, इस टाइप से आपको अभ्यास करता है। और इस तरह के कुछ समय पश्चात, कुछ समय के बाद विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, वो उसकी जो कठिनाई आई रही थी वो दूर कर पा रहे हैं। और अध्यापिका ने किस प्रकार का आकलन किया है, जो अध्यापिका महोदय थी वो किस प्रकार का आकलन करती है, आपको क्या होगा। देखिए, इसमें आपका रचनात्मक आकलन तो हो नहीं रहा है, योगात्मक जो साल के अंत में नहीं हो रहा है, और स्थानात्मक ऐसा है नहीं, तो आपका होगा निदानात्मक। मतलब देखो उसको क्या बोल रहा है, आपका क्वेश्चन ही बोल रहा है, उसकी क्या कर रहे हैं, उसकी कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं और उसकी कठिनाइयों का पता लगा रहे हैं। जैसे कठिनाइयों का पता लगाएंगे तो आपका डायग्नोस्टिक आकलन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, निदानात्मक आकलन, कि बच्चों की कमियों का पता लगाकर, किसका, कमियों का पता लगाकर फिर उनका क्या किया गया, उपचार किया गया। उसका फिर क्या किया, उनको सिखाए कि आप बच्चा यदि सीख नहीं पा रहा है तो कहाँ नहीं सीख पा रहा है, उसकी कमी कहाँ पे आ रही है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा पहला। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। कौन सा कथन उपयुक्त यानी सही है। सत्र की अवधि यानी सत्र के समय विद्यार्थियों के कौशल का मूल्यांकन करना। दूसरा क्या कह रहा है, इस शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है। क्या कह रहा है, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है शिक्षण संस्थानों में बहुत अधिक मान्यता दी गई है। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्या कह रहा है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को तुरंत सुधारना। यदि बच्चा कोई गलती कर रहा है उसको तुरंत वही क्लास में नहीं बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बच्चे को पहले क्या करो, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। बच्चों की ये शिक्षार्थी प्रक्रिया पर केंद्रित है। किस पे है, शिक्षार्थी पे है, न कि ये शिक्षक केंद्रित है। ये किस पे है, शिक्षार्थी। रचनात्मक आकलन, जो रचनात्मक आकलन होता है बच्चियों के हर समय पर उसको लगातार बीच बीच में पाठ के बीच
बीच में आकलन किया जाता है, आकलन किया जाता है। ठीक है, तो आपका ये किसका हो जाएगा, शिक्षार्थी केंद्रित हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, आज का अगला क्वेश्चन क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, कब किया जाता है, साल के अंत में या नई इकाई को पढ़ाने से पहले, ऑप्शन 3 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, इकाई के अंत में। देखिए आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है कि रचनात्मक साल के अंत में भैया होता है योगात्मक आकलन। क्या होता है, योगात्मक आकलन, जिसे समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, और नई इकाई पढ़ाने से पहले यदि कोई आप इकाई कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो या उस पर नहीं, आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, आपकी शिक्षण की जो अधिगम है, आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हो, उसके साथ साथ उसका रचनात्मक मूल्यांकन उसका होते रहना चाहिए। या कि आप कोई इकाई पढ़ा लिए, नई इकाई के अंत में ले लेंगे, नहीं, शिक्षण की जब अधिगम चल रही है, जब लर्निंग चल रही है, उसी प्रक्रिया के दौरान, उसी के बीच में उसे सिखा, उसका जो मूल्यांकन करते रहना चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। डायग्नोस्टिक सिस्टम क्या होता है, डायग्नोस्टिक सिस्टम छात्र के कमियों का पता लगाना, छात्र के कमियों का पता लगाना, क्या है, छात्र के कमियों का पता लगाना। ठीक है, अब आप लोग आई थिंक जल्दी समझ जाओगे कि कमजोर विद्यार्थियों को पहचान करना या कुशाग्र बुद्धि छात्र बनाना, ऑप्शन नंबर 6 शिक्षक का प्रिय छात्र बनना, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा कि आप क्या करोगे, जब तक भैया देखो, जब आप करोगे तो जो उसका निदानात्मक मतलब होता है, उसकी छात्र में कमियां कहाँ पे हैं, उसकी कमजोरी कहाँ पे है, कठिनाई कहाँ पे आ रही है, वो सीख नहीं पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसकी कमियों का पता लगाया जाना चाहिए, उसकी छात्र में क्या दिक्कत है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ही, ए फॉर अमेरिका ही पहला आंसर हो जाएगा, छात्र कमजोर विद्यार्थियों की पहचान करना। आप कुशाग्र बुद्धि वाला छात्र बनाएंगे नहीं, आपकी नहीं अध्यापक नहीं, ये हमारा एकदम प्री स्टूडेंट है, नहीं आप इसे कुछ नहीं बोल सकते हो, जैसा भी है, इसमें से कोई नहीं होगा ना, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समेकित यानी योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, यह जानने, पहला ऑप्शन कह रहा है कि आपका पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह जानने के लिए कि छात्र रुचि और काम की आदतें क्या है, कि छात्र की क्या रुचि है क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाणित करने या ग्रेड करने के लिए। देखिए आपका प्रश्न क्या कर रहा है, योगात्मक आकलन यदि आपने अभी पहले, इसके पहले जब पढ़ाया जाता है तो ये क्या कब किया जाता है, साल के अंत में किया जाता है, साल के अंत में, और इसमें क्या होता है, ग्रेड तथा अंक दिया जाता है, ग्रेड क्या होता है, ये किसके, ये इस पे ग्रेड तथा अंक आधारित होता है। कैसा होता है, अंक आधारित होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको हिंट दे दिए हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी की प्रगति की निगरानी करना। चौथा कह रहा है विशिष्ट शिक्षण समूहों को छात्रों को निर्दिष्ट, ये कोई विशिष्ट छात्र है और उसके समूहों को निर्देश करने के लिए। तो ये क्या होता है, जो साल के अंत में योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है, वो क्या कहते हैं, बच्चों को क्या करता है, या तो उसको अंक प्रदान करने का या तो उसको ग्रेड प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बी, सेकेंड नंबर आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, अब भाषा की प्रयुक्ति आ गई, क्या आ गई भैया, भाषा की प्रयुक्ति, क्या आ गई, भाषा की प्रयुक्ति, कि भाषा की प्रयुक्ति क्या होती है, लैंग्वेज रजिस्टर क्या होता है, पहले ये किस शब्द से बना है, इसमें क्या है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं इसके बारे में कि ये हमारा क्या कह रहा है।
क्या कह रहा है कि प्रयुक्ति प्रयुक्त शब्द में ई प्रत्यय लग से निर्मित हुआ है, यानी बना हुआ है, निर्मित यानी बना है। ठीक है, आगे क्या बोला, जिसका अर्थ है प्रयोग में लाया गया। जो भाषा हम प्रयुक्त कर रहे हैं, जो उपयोग में ला रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, उसी को प्रयुक्ति कहते हैं। ये क्या बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रयुक्ति शब्द अंग्रेजी का पर्याय यानी पर्यायवाची रजिस्टर है। क्या है, रजिस्टर है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर तीसरा पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है कि तीसरा पॉइंट कह रहा है कि भाषा के संदर्भ में यह भाषा के प्रयोग पर आधारित है। किसके, भाषा के प्रयोग पर, आप उपयोग करते हैं, भाषा के किस टाइप से प्रयोग करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, उस पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि प्रयुक्त शब्द से तात्पर्य विशिष्ट भाषा का प्रयोग या प्रयोग करने का भाव है। यदि कोई आप विशिष्ट भाषा बोल रहे हो, सीख रहे हो, उसके प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें जुड़े शब्दों का विशेष अर्थ होता है। कि जो भाषा होती है उसमें कुछ जो अर्थ शब्द होता है उसकी कुछ न कुछ विशेषता होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विषयगत, संदर्भगत तथा भूमिकागत प्रयोगों के कारण भाषा प्रयोग में अनेक भेद होते हैं और उन्हें विज्ञान की प्रयुक्ति कहते हैं। क्या होते हैं, भाषा में अनेक प्रकार के भेद होते हैं, उनके प्रकार होते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, भाषा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि भाषा प्रयुक्त, भाषा के प्रयोग पर आधारित भाषा प्रयोग में रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। यहाँ तक आई थिंक हमें कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। आगे चल रहे हैं कि शिक्षण में भाषा प्रयुक्त अभिप्राय किसी भाषा वह भाषा होती है जो किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक वर्ग, लक्ष्य के में प्रयोग में लाई जाती है। आपकी वहाँ पे कैसी सामाजिक स्थिति है, प्रयोग है, वहाँ पे प्रयोग में लाई जाती है। यदि आप किसी दूसरे जगह पे पहुँच गए, जैसे देखिए आप यहाँ पे कौन सा कुछ दूसरी भाषा बोल रहे हो, आप कहीं नागालैंड में चले, वहाँ आपको क्या बोले, कोई विशिष्ट भाषा बोलने को मिल जाएगी जो वहाँ की वो प्रयोग में लाई जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं, प्रयुक्ति भाषा प्रयुक्ति बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है आगे कि जो विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के उद्देश्य है स्थिति अनुसार भाषा का रचनात्मक प्रयोग करना सीखना। यदि आपकी स्थिति वहाँ पे क्या है, यदि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ पर से जो नए नए बच्चे मिलते हैं, क्रिएटिव टाइप के बच्चे मिलते हैं, उनको प्रयोग सिखाना या सीखना, खुद को सीखना ये होता है। आपका आगे पॉइंट क्या कह रहा है, वाक्य सुंदर, व्यवस्थित एवं आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना होता है। जैसे कोई वाक्य हो गया, आप कोई बोलते हो कि जैसे काली घटा का घमंड घटा, कोई जैसे आप यमक अलंकार उदाहरण हो तो उसको तो क्या बोलते हो, उसको थोड़ा आकर्षक, थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए जो आप प्रस्तुत करते हो वाक्य को, किसी बात को सुंदर बनाने के लिए, जैसे कुमार विश्वास होते हैं, ये लोग जो भाषा के अधिकारी भाषा के होते हैं, तो ये लोग किसी बात को घुमा फिरा के इतना बेहतरीन ढंग से कह देंगे कि आप वही भाषा आप बोलेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, लेकिन वही वो बात बोलेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, उसको आकर्षक बनाते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट कह रहा है कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों में विद्यार्थी को परिचित कराए जाने का अर्थ है विद्यार्थियों को बात से अवगत कराना कि जिस संदर्भ में भाषा इस्तेमाल की गई है उसके अनुसार भाषा की विभिन्नता एवं भाषा के विभिन्न को पढ़ने लिखने तथा तरीकों को अर्थात भाषा प्रयोग में अंतर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट पढ़ लीजिएगा, आगे चलते हैं। अच्छा, आपका आगे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7, जरा सा पढ़ो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान के में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा के वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय में सहयोग भाषा शिक्षण के लिए भाषा के पहलू के प्रयोग की कोशिश करता है, इसे क्या कहे जाते हैं? क्या रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण कहेंगे, संदर्भ द्वारा भाषा कहेंगे, या भाषा के द्वारा संदर्भ कहेंगे, संदर्भ द्वारा समूची भाषा में है। तो आपको अभी इसके पहले बताया कि बीच बीच में या कुछ पढ़ाते समय जो संकल्पनाओं कल्पना होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसके भाषा का प्रयोग के लिया जाता है, कोई विशिष्ट भाषा सीखने के लिए किया जाता है, उसी को रजिस्टर्ड आधारित भाषा शिक्षण कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला ही। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है
कि भाषा की प्रयुक्तियों से क्या तात्पर्य है, कि जो भाषा की प्रयुक्ति है उससे क्या तात्पर्य है, लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा में सामाजिक अंतर क्या अंतर को बताता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि जिस संदर्भ में भाषा इस्तेमाल की गई है उसके अनुसार भाषा में विभिन्नता, क्या करें, जिस संदर्भ में जिस अकॉर्डिंग भाषा की गई है उसी के अनुसार भाषा विभिन्न प्रकार के। और ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भाषा के प्रकार और व्याकरण के संदर्भ में भाषा के इस्तेमाल की स्वीकारता, कि भाषा का जो व्याकरण है उसी के आपको क्या करो, उसके इस्तेमाल कैसे कि उसी को स्वीकार कर लो। ऑप्शन 4 कह रहा है कि कार्यालय उद्देश्यों और राजकीय कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग, कि जो आपको कोई राजकीय कार्यकाल है उसमें जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होता है क्या वो वाली भाषा प्रयुक्ति है, नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला, कि जिस संदर्भ में भाषा इस्तेमाल की गई है उसके अनुसार भाषा में विभिन्नता होती है, उसके क्या होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ऋणात्मक द्विभाषावाद क्या होता है, क्या होता है, ऋणात्मक द्विभाषावाद क्या होता है, जरा सा इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। क्या कर रहा है, व्यक्ति की मूल भाषा धीरे धीरे बदलाव का उपयोग में कमी हो जाती है। देखिए, ऋणात्मक का मतलब होता है जो आप द्विभाषिक कोई भाषा बोलते हो उसमें धीरे धीरे कमी आ जाती है। देखिए, जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे आप शुरू में जब क्या होती थी कि जो वैदिक काल में क्या होती थी, संस्कृत बोली जाती है, तो वो वाली संस्कृत क्या आज भी बोली जा रही है, नहीं है रे, वो भाषा में धीरे धीरे ऋणात्मक भाषा में धीरे धीरे कमी। आज हम धीरे धीरे फिर क्या प्राकृत बोलने लगे, पाली बोलने लगे, फिर अपभ्रंश बोलने लगे, फिर शोरसैनी फिर धीरे धीरे हिंदी बोलने लगे। तो उसमें भाषा में वो जो हमारी पहले की भाषा थी उसमें कमी आएगी नहीं, पहले की भाषा कोई बोल रहा है नहीं, तो उसमें ऋणात्मक उसमें कमी आती रहती है। यदि आप कोई लैंग्वेज धीरे धीरे छोड़ने लगते हो, जैसे आप कोई मैथ के टीचर हो, आप यदि आप अभ्यास करना छोड़ देते हो तो क्या होता है, क्या आप ये कोई लगातार कंटिन्यू अभ्यास करना छोड़ देते हो तो आपकी उसमें धीरे धीरे कमी होने, अरे हम ये सवाल ऐसा पढ़े थे, अच्छा हमें याद नहीं आ रहा है, वो आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसमें कमी आता जाएगा, आप धीरे धीरे उसे भूलते चले जाओगे और वो आपको ऋणात्मक की तरफ ले जाएगी आपको। ठीक है, तो वही बोल रहा है, व्यक्ति की जो मूल भाषा है धीरे धीरे बदलाव या उपयोग के कारण कमी हो जाती है। धीरे धीरे या तो कोई वहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है या धीरे धीरे वो बोलता है उससे कम है, उपयोग में नहीं लाता है, तो उसमें धीरे धीरे ऋणात्मकता होने लगती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऋणात्मक द्विभाषावाद के सब्सट्रैक्टिव द्विभाषावाद वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी मातृभाषा को छोड़कर या घटाकर किसी दूसरी भाषा को अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। जो किसी की होती है मदर टंग होती है उसको क्या करते हैं, छोड़कर किसी दूसरी भाषा को क्या करो, अपनाओ। तो जैसा आप यदि अपनी मातृभाषा धीरे धीरे, जैसे आप लोग गांव में रहते हो, क्या करते हो, गांव में रहते हो तो धीरे धीरे क्या गांव में अपनी अवधी भाषा जो भी होती है घर की लैंग्वेज बोलते हो। आप बाहर चले गए, इलाहाबाद में या प्रयागराज में, दिल्ली मुंबई चले गए, तो धीरे धीरे क्या करते हो, वो आप वहाँ की जो लैंग्वेज होगी, आप खड़ी लैंग्वेज में खड़ी बोली में बात करने लगोगे, तो जो आपकी मातृभाषा होगी उसमें धीरे धीरे ऋणात्मकता वो धीरे धीरे आपकी छूटती चली जाती है। तो वही होता है, भाषा में आपको ऋणात्मक कमी आने लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं कि यह अक्सर तब होता है जब आदिवासी या छोटी भाषा बोलने वाले बच्चों पढ़ाई के लिए ऐसी भाषा भेजा जाता है जहां उनकी मातृभाषा न हो। जैसे कोई आदिवासी हो गया, उनका कोई KVS में हो गया, तो वो चले जाते हैं दिल्ली मुंबई बढ़िया बढ़िया जगह आ जाते हैं, तो उनका जो घर का लैंग्वेज होता है, जो उनका लैंग्वेज होता है वो उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो वो क्या करता है, जब उपयोग में नहीं लिया जाएगा तो धीरे धीरे भाषा बोलना धीरे धीरे उसको भूल जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो वो ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आगे पॉइंट कह रहा है, परिणाम स्वरूप नई भाषा सीखने का प्रयास करते समय धीरे धीरे अपनी मातृभाषा में दक्षता खो देते हैं। जो नई भाषा के सीखने के चक्कर में जो पहले भाषा में वो लैंग्वेज में वो दक्ष थे, प्रवीण थे, बोलने में ज़्यादा सामंजस्य स्थापित कर लेते थे, वो अपने ही लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा बात कर पाते थे, उसको धीरे धीरे उसकी दक्षता उसकी जो क्या होती है कमी होने लगती है और वो धीरे धीरे किसकी तरफ जाएगा, ऋणात्मक की तरफ चला जाएगा। आगे बोल रहा है, इसकी उनकी संस्कृति और भाषाई विरासत में कमी या हानि हो सकती है। जो उनकी भाषाई विरासत थी, भाषाई पूंजी थी, उनकी संपत्ति थी, उनकी भाषा क्या थी, वही भाषाई तो संपत्ति थी, उसमें धीरे धीरे क्या होती है, हानि होने लगती है, कमी होने लगती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक होने लगता है।
अगला पॉइंट कह रहा है कि भाषा की हानि तब होती है जब व्यक्ति धीरे धीरे अपनी भाषा का उपयोग करना बंद कर देता है। यदि कहने का मतलब ये है, यदि आप कोई भाषा लैंग्वेज है, अब उसको धीरे धीरे आप कहीं पे चले जाओ, घर पे 20 साल अभी मत करो, घर पे वहीं बाहर ही रहो, तो धीरे धीरे आपके घर की लैंग्वेज धीरे धीरे वो बोलते नहीं रहो, धीरे धीरे उपयोग में आना बंद हो जाएगा। तो आपकी जो मदर टंग है उसको धीरे धीरे भूल जाते हो। देख तो गाँवों में कोई आता है, हम लोग तो गांव से हैं, बिल्कुल खूब वाकिफ हैं, जो गांवों में आता है कोई, तो छोटी छोटी अगर कोई शहर से आएगा 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आएगा, तो वो भी घर पे भी छोटे जो वैसे बच्चे मिलेंगे, जो आदमी मिलेंगे, उसमें भी वो खड़ी लैंग्वेज में बात करने लगता है, बोलता है नहीं है अरे ऐसा है वैसा है। लेकिन तो गाँव में क्या बोलते हैं कि उसको यदि गाँव बुजुर्गों से वो बात करने लगता है तो बोलेंगे कि देसी चिड़ैया मराठी बोल। हमारे गाँव में एक कहावत है कि वो क्या करता है, वो गाँव में आता है तो वो गाँव की लैंग्वेज वो धीरे धीरे क्या करता है, वो ऋणात्मक ही चला जाता है और अपनी जो मातृभाषा है वो धीरे धीरे बोलना कम कर देता है, वो ऋणात्मक में चले जाता है। तो वही वो वहाँ की लैंग्वेज यूज करने लगता है, तो वही गांव वाले बोलते हैं अरे 2 दिन के लिए परदेश गए तो आके ऐसा बोलने लगे। ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे उस भाषा का, अपनी जो मातृभाषा होता है, मदर टंग होता है, उसका यूज करना कम कर देता है और वो जो किस में हो जाती है, ऋणात्मक में चली जाने लगती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है कि आदिवासी और अल्पसंख्यक भाषी पृष्ठभूमि के बच्चों के पास विद्यालय के प्रवेश के समय अपनी मातृभाषा है, उन्हें अब उस भाषा के माध्यम से पढ़ना है जो उनकी मातृभाषा नहीं है, उनकी क्या है, जो मदर टंग नहीं है, जिसमें वह परिचित नहीं है। अब कोई नई लैंग्वेज के साथ जाएंगे तो अपने आप को उस माहौल में ढालेंगे, वो परिचित नहीं है, तो इसका क्या परिणाम होगा, क्या ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, या मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद होगा, या भाषा की हानि होगी। तो अभी आप लोग हम 1 घंटे से यही पढ़ रहे हैं, 1 घंटे से यही पढ़ रहे हैं कि किसमें हो जाएगा, वो अपनी जो मातृभाषा है उसको धीरे धीरे छोड़ दे जाएगा और जो विद्यालय में जहाँ पढ़ रहा है वो वहाँ पे वो भाषा नहीं बोली जाती है, वहाँ पे दूसरी भाषा बोली जाती है। तो ये ऋणात्मक द्विभाषा हो जाएगा, द्विभाषावाद हो जाएगा। आपका आंसर नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, अब आ गया स्वनिम। क्या आ गया, स्वनिम। एक इसे क्या बोलते हैं, फोनिम बोलते हैं। स्वनिम आ गया, तो स्वनिम के बारे में जरा सा पढ़ लेते हैं कि स्वनिम होता क्या है, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। स्वनिम के बाद आगे चल रहे हैं। स्वनिम होता क्या है, जरा सा इसे पढ़ लेते हैं। किसी भाषा या बोली में स्वनिम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक अर्थभेद इकाई होती है। ऐसा नहीं है अब हिंदी भाषा में ही, कोई भी लैंग्वेज हो गई, जो आप बोलते हो ना भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आप ध्वनि सुनते हो ना, जो कि ध्वनि का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। क्या होता है, ध्वनि का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, तो स्वनिम उसी को बोलते हैं। ठीक है, भाषा की जो बोली जाने वाली सबसे छोटी और जो सार्थक अर्थ भेदक इकाई होती है, जो सबसे छोटी होती है, क्या होती है, जो सबसे छोटी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, स्वनिम बोलते हैं। इसी को फोनिम भी इंग्लिश में बोलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, स्वनिम के लिए ध्वनिग्राम और स्वनग्राम आदि भी प्रयुक्त होते हैं। ऐसा नहीं, इसे ध्वनिग्राम भी कहा जाता है और स्वनग्राम भी कहा जाता है। किसको, स्वनिम को। आगे क्या बोल रहा है, बोली जाने वाली भाषा सबसे छोटी इकाई ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, जैसे आप क च प ट च ऐसे लिखिए तो जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे आप बोल दीजिए क हो गया, ख हो गया, प हो गया, च हो गया, ये सब क्या होती है, ये सब क्या होती है, फोनिम होती है, जिसे स्वनिम कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में ध्वनि के लिए स्वन का प्रयोग होने लगा है। स्वन किससे, ध्वनि से उत्पन्न करना है। स्वन मतलब होता है ध्वनि से उत्पन्न, जो आपकी ध्वनि मतलब जो आवाज जो आप बोलते हो, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, स्वनिम बोलते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसी को क्या बोलते हैं, स्वनिम बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे छोटी और सार्थक जिसका कोई अर्थ होता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्वनिम बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब ब्लूमफील्ड के अनुसार, मनोवैज्ञानिक हैं, ध्वनि तत्वों की न्यूनतम इकाई को स्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहीं कभी डिफिनेशन में इनके अकॉर्डिंग क्या ये कथानक एक कथन सत्य है कि नहीं, ऐसा दे जाए। जो ध्वनि तत्व की सबसे न्यूनतम मतलब सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, स्वनिम कहा गया है। अतः कह सकते हैं कि भाषा में ध्वनि की सूक्ष्मता, अर्थ, मान
इकाई वही स्वनिम है। ये जो सबसे छोटी इकाई है, कहने का मतलब है भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा रूपिम आ गया, स्वनिम के बाद क्या आ गया? दूसरा पॉइंट रूपिम आ गया। थोड़ा सा रूपिम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे हम चलते हैं। रूपिम एक ऐसी इकाई है जो वाक्य रचना और अर्थ अभिव्यक्ति में सहायता करती है। किसमें? वाक्य रचना और, देखिए स्वनिम, सबसे पहले स्वनिम होता है, उसके बाद रूपिम होता है। इसके रूपग्राम अथवा पदग्राम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रूपग्राम भी। रूपिम को रूपग्राम अथवा पदग्राम भी कहते हैं। ठीक है, अब ओपी भारद्वाज के अनुसार जो भाषा है इसकी, कि भाषिक विचारों की लघुत्तम अर्थवान तत्व रूपित होता है। जो भाषा यानी भाषा और विचारों की जो होता है, भाषा क्या है? विचारों के अभिव्यक्ति का साधन है। तो उसी का जो लघुत्तम, सबसे छोटी और अर्थवान, क्या हो? अर्थवान हो, अर्थ प्रदान करने वाली हो, उसी तत्व को क्या कहते हैं? रूपिम कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपिम कहते हैं। दूसरी भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्या रही है? भाषा या वाक्य की लघुत्तम सार्थक इकाई को रूपग्राम या रूपिम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रूपग्राम या रूपिम कहते हैं। अब R.H. रोविन्स क्या कह रहे हैं कि निम्नतम व्याकरणिक इकाइयों द्वारा रूपिम कहा जाता है, जैसे लिंग, वचन, काल, कारक आदि होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? रूपिम कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप एक बार देखे रहो, कभी आवश्यकता पड़ सकती है। आगे चलते हैं। अब वाक्य विन्यास या पद विन्यास क्या होता है? वाक्य विन्यास या पद विन्यास क्या होता है, इसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वाक्य क्या? व्याकरणिक नियम के अनुसार होना। वाक्य क्या होता है? भाषा। देखिए किससे वाक्य किससे बनता है? वर्ड से शब्द बनते हैं, शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है, वाक्य से पैराग्राफ बनता है, अनुच्छेद बनता है। अब इसमें बच्चों शब्दों को क्रमबद्ध करना सीखता है। बच्चों क्या करता है? जो शब्द होता है उसको क्रम से लगाना सीख जाता है, कि पहले कहाँ पे क्या रहेगा, पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगा, फिर कर्म आएगा, क्या है, उसको क्रम से लगाना सीख जाता है। जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया आदि को पदों से जमा करना, इसको व्यवस्थित करना। जैसे राम एक जाता है, मतलब कुछ भी, तो वो कहा या तो राम एक जाता है कुछ भी घर, तो ऐसे वो नहीं, तो एक राम नाम का मतलब राम घर जाता है, इसको तो क्या करता है? वाक्य को सीख जाता है। जैसे राम, अब उसको कैसे लगाएगा कि राम घर जाता है। ठीक है, ऐसे उसको लगाना सीख जाता है, वाक्यों को कर्म लगाना सीख जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10। आज का क्वेश्चन नंबर, देखिए आज ये क्लास काफ़ी लंबी चलने वाली है, ये मैराथन है आपको, इससे हम इसका आपको दावा करते हैं, इससे 99% क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। 99% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कि भाषा में शब्दों को आंतरिक संरचना, शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में किया जाता है। क्या बोल रहा है? भाषा के आंतरिक संरचना। क्या बोल रहा है? भाषा की आंतरिक संरचना। क्या बोलता है? भाषा की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में। देखिए आप यहाँ वर्णों की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रही है? शब्दों की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है? ये शब्दों की बात कर रही है भैया। किसकी बात कर रही है? शब्दों की बात कर रही है। तो आप जरा सा सावधान हो जाओ, किसकी बात कर रही है? शब्दों की बात कर रही है। तो आपको शब्द की बात कर जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या स्वनिम हो जाएगा, वाक्य विन्यास हो जाएगा, रूपग्राम हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? रूपग्राम हो जाएगा। किसकी? शब्दों की बात करते हैं तो शब्दों से मिलकर रूपग्राम या रूपिम बनता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन क्या है? वाक्य संबंध मौखिक नहीं, पहला ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वाक्य में शब्दों में कोई संबंध निर्धारित करते हैं, वाक्य में शब्दों के संदर्भ निर्धारित करते हैं,
जो क्या होता है उसका संदर्भ होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि इसका संबंध मौखिक भाषा से है। स्वनिम आपको बता दें भाषा की क्या होती है, जो ध्वनि होती है सबसे छोटी इकाई होती है उसी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये मौखिक भाषा के रूप में है, आपका ये बिल्कुल सही है। सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुत्तम, बिल्कुल सार्थक होता है, सबसे छोटी इकाई है। यह उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है। उच्चारित मतलब जो उच्चारित किया जाता है, मुंह से बोला जाता है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटी इकाई है, बिल्कुल सही है। और आपका क्या बोल रहा है कि इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण जान, बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत हो गया। और वाक्य शब्दों से संबंधित नहीं है, तो आपका क्या क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। बी, सी, डी किस में है, नहीं, बी, डी। अच्छा, सार्थकता की दृष्टि से ये क्या होती है, सार्थकता की दृष्टि से सबसे लघुत्तम इकाई है। क्या है, सबसे लघुत्तम इकाई है। तो लघुत्तम इकाई आपका, रुक जाइए, सार्थकता इसका कोई रुक जाइए, देखिए ये क्या कह रहा है कि वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित नहीं, वाक्य में नहीं करता है, ये वाक्य में नहीं करता है, किसमें, वाक्य में नहीं करता है। दूसरा कह रहा है कि इसका संबंध मौखिक भाषा से, हाँ इसका संबंध बिल्कुल मौखिक भाषा से है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सार्थकता की दृष्टि से शब्द की लघुत्तम, नहीं ये शब्द की नहीं है भैया, ये किसकी, शब्द की नहीं है, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। यही थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा था, ये आपका गलत हो जाएगा। और यह उच्चारित भाषा की सबसे, हाँ उच्चारण के आधार पर भाषा की इकाई सबसे छोटी इकाई है। और ये इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण जानने के, बिल्कुल। तो आपका क्या हो जाएगा, बी और डी और ई, बी और डी और ई। अच्छा, आपका तीसरे में है बी, डी और ई, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा क्या है, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी और अर्थपूर्ण इकाई क्या होती है, सबसे छोटी। आपको पता है इतनी देर से कब से चिल्ला रहे हैं, क्या है कि स्वनिम है, रूपिम है, वर्ण संकेत है, या क्या है, आपको पता ही है सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, क्या वाक्य विन्यास होता है, क्या होता है, वाक्य विन्यास होता है, रूपिम होता है, स्वनिम होता है, तो क्या हो जाएगा आपका रूपिम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, भाषा दक्षता, दक्षता आधारित शिक्षा, दक्ष यानी किसी में प्रवीण होना, क्या होना है, प्रवीण होना। आप किसी में आप ज्यादा तेज हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो ये क्या होता है, पहले ज्ञान का होता है, फिर कौशल क्या होता है, आपका मूल्य होता है। और इसमें ज्ञान में क्या होता है, अवलोकनीय और मापने योग्य सीखने के प्रतिफल होता है। फिर वास्तविक जीवन स्थितियों में ज्ञान का हस्तांतरण, जैसे आपका वास्तविक जीवन है, कुछ वास्तविक में जीवन कुछ सीखे हो, तो वो क्या होता है, एक जगह से दूसरे स्थानांतरित होता रहता है। जैसे एक ज्ञान आप कुछ सीखे हो, आज क्या सीखे हो आप, आज वर्ण सीखे हो, तो वर्ण को जोड़कर वो स्थानांतरित शब्द में होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। कोई वास्तविक जीवन से आप घर की वास्तविक जीवन सीखे हो, वो पढ़ाई में काम आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। तो ये क्या होता है, वास्तविक जीवन स्थितियों ज्ञान का हस्तांतरण होता है। ठीक है, ये दक्षता आधारित शिक्षा है कि किस प्रकार से दक्ष होते हैं। दक्षता के 3 पहलू होते हैं, ज्ञान होते हैं, फिर कौशल होते हैं, स्किल होता है, फिर मूल्य होता है कि आपने कितना सीखा है, कि उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे आप कर रहे हो। आगे चलते हैं। दक्षता शब्द किससे, दक्ष से बना है, जिसका अर्थ होता है योग्यता। आपके अंदर कितनी एजिबिलिटी है, आपके अंदर क्या योग्यता है, कितना कौशल है। अब दक्षता में ज्ञान, कौशल तथा मूल्य, इन तीनों का समावेश होता है। क्या होता है, दक्षता में कौशल, मूल्य तथा और दक्षता के ज्ञान का क्या होता है, तीनों का समावेश होता है, समाहित होते हैं। अगला पॉइंट कर रहा है, दक्षता आधारित शिक्षा को निम्न नामों से भी जाना जाता है। देखो अभी आपको प्रवीण अभी पहले बताएं, क्या योग्यता आधारित शिक्षा या प्रवीणता आधारित शिक्षा इसी को बोलते हैं। परिणाम आधारित शिक्षा इसी को प्रदर्शन भी बोलते हैं। आपने कितना, आपका रिजल्ट कितना आया, आपके अंदर यदि आप पढ़ने में दक्ष हैं तो आपका परिणाम क्या आया, आप प्रदर्शन कितना अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसी को दक्षता में दक्ष शब्द से बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भाषा में दक्षता क्या है, जरा सा एक बार इसको देख लीजिए। भाषा में दक्षता क्या होती है उसको देख लेते हैं कि मानव अपने विचारों का जो आदान प्रदान सुनकर, बोलकर अथवा पढ़कर अथवा लिख करके,
जो शुभोपली है क्या है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। यदि कोई भाषा जो विचार करता है, या तो आप अपने विचारों का जो आदान प्रदान करोगे, आपके मन में जो भाव चल रहा है वो तो या तो बोल कर प्रकट करोगे, या तो लिख कर प्रकट करोगे, या तो आप कहीं से आपस में दो लोगों से कांटेक्ट करके, संबंध करके, सुन करके करोगे। ठीक है, तो अब आगे क्या बोल रहा है, भाषा से संबंधित इन चारों प्रक्रियाओं को प्रयोग करने की भाषा दक्षता कहलाती है। कि आप इतना भाषा में कितना दक्ष हो, आप भाषा में कितना ज़्यादा संप्रेषण कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वही होता है भाषा दक्षता। आप आदान प्रदान कैसे कर पा रहे हो, भाषा, एक भाषा को दूसरे भाषा के अपने मन के विचारों को ये दूसरे के पास पहुँचा रहे हो तो किस प्रकार से पहुँचा पा रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया सीखने का जो आउटकम, आपका प्रतिफल, आपका कुछ यदि आप सीख रहे हो तो उसका परिणाम, कुछ परिणाम मिल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, कि आप सिर्फ ऐसे सीखते जा रहे हो, आगे कुछ उसका मतलब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वही देखते हैं कि लर्निंग्स आउटकम्स। अब क्या प्रतिफल क्या होता है, किसी क्रिया या परिणाम प्रभाव को क्या कहते हैं, सीखने के प्रतिफल का मतलब है कि बच्चों ने किस विषय में कितना सीखा, ज्ञान अर्जित किया, समय समय मूल्यांकन करते जाने का पता लगता है। अच्छा नहीं, बच्चे को आप साल भर पढ़ाते जाओ और बच्चे से कुछ कि उसमें क्या सीखा है, उसमें कमियां कहाँ पे हैं, कुछ सीख पा रहा है कि नहीं पा रहा है, आप कैसे, आप उसमें लगातार मूल्यांकन उसका नहीं करोगे तो आप कैसे उसे पता चल पाएगा कि वो बेचारा कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है, तो कैसा पता चल पाएगा, नहीं पता चलेगा। इसीलिए उसका परिणाम क्या निकल रहा है, उसका प्रतिफल। यदि हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका कुछ तो आउटपुट निकलना चाहिए ना, निकलना चाहिए कि नहीं तो हम कैसे बिलीव करेंगे, कैसे मानेंगे कि बच्चा कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है, उसमें यदि कमियां आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, यदि नहीं सीख पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, वही उसका कुछ रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बच्चे कई प्रकार तरीकों से सीखते हैं, जैसे सुनकर, पढ़कर, बोलकर, बातचीत से और काम करते हुए। आप देखिए, यदि आप वो कुछ काम भी करते रहते हैं तो खेल खेल में भी वो बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, यदि वो कुछ सुनकर भी पढ़ लेते हैं, कुछ पढ़ करके भी कुछ खेल खेल में भी सीख लेते हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ वो कि विद्यालय में जाओगे तभी अधिगम होगा और विद्यालय के बाहर जीवन में अधिगम नहीं होगा, वो हर जगह से सीखते रहते हैं। और इस तरह के सीखने में उनके क्या करते हैं, व्यवहार में परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे वो सीखता जाएगा उसके व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन होता चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि ये परिवर्तन जब महसूस किए जाते हैं और आकलित किए जाते हैं तो सीखने का प्रतिफल कहलाते हैं। कि बच्चा आप जैसे परिवर्तन, यदि बच्चों ये सीखा है, उसके बोलने में कुछ परिवर्तन आया है, पहले किसी को तू तड़ाक करके बात करता था, अब वो बड़ों से क्या कर रहा है, आप करके बात कर रहा है, उसमें मैडर नाम का कुछ चीज़ आया है, तो उसी को आकलित करते हो कि उसी को, हाँ पहले बच्चा ऐसा पढ़ता था, उसका मूल्यांकन हुआ, आप देखो बड़ों को तमीज़ से बात कर रहा है, यदि उसको पहले वर्ड नहीं आ रहा था लेकिन अब वो वाक्य को बड़े बड़े शब्दों को भी पढ़ पा रहा है, तो उसका कुछ इनपुट आउटपुट निकल रहा है कि नहीं, प्रतिफल उसका कुछ मिल पा रहा है कि नहीं, रिजल्ट मिल पा रहा है कि नहीं, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिफल बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं कि हमारा बच्चा कुछ तो सीख रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि जब हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं मतलब और यानी अवलोकनीय या मापने योग्य बनाते हैं तो सीखने का प्रतिफल होता है। उसकी अवलोकन करते हैं कि बच्चा हमारा कितना सीखा है, कितना नहीं सीख पाता है, उसी का क्या बोलते हैं, बनाते हैं तो सीखने का प्रतिफल होता है। इसी को क्या कहते हैं, सीखने का प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीखने का प्रतिफल बोलते हैं कि हमारे बच्चे में कुछ इम्प्रूव हुआ है। आगे चलते हैं, अंत में जो भी बच्चे ने सीखा है उसको वास्तविक जीवन में उसका ज्ञान हस्तांतरण कर पाए। यदि वास्तविक जीवन में यदि आप पढ़ाई कर पा रहे हो, कर लिए हो, सीख लिए हो, तो उसको वास्तविक जीवन में, जैसे वास्तविक जीवन में आप क्या कर रहे हो, आप काउंटिंग करना आपको आ गया। अब यदि आप किसी को वास्तविक जीवन में रुपए पैसे उधार देते हो तो उसका जो आप सीखे हुए ज्ञान है वास्तविक जीवन में रुपए पैसे गिनने में, काउंट करने में, वो अपने ज्ञान को हस्तांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह या बच्चा ट्रांसफर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और तो उसी को क्या बोलते हैं, हस्तांतरण बोलते हैं। कि वो जो बच्चा जो सीखा है, विद्यालय में सीखा है, उसको अपने वास्तविक, अपने रियल लाइफ में उसको कन्वर्ट कर पा रहा है कि नहीं, उसको ट्रांसफर कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है
कि दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। आप दक्ष हो, प्रवीण हो, भाषा में प्रवीण हो, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका मतलब क्या है कि आप किस भाषा में क्या हो। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि परिभाषित संदर्भों जैसे शिक्षा, कार्य, व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक विकास में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि कक्षा में शिक्षार्थियों को श्रवण, वाचन, पठन योग्यता विकसित करना, कि आपका सिर्फ कक्षा में। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि पाठ्यचर्या को कार्यान्वित करके निर्धारित शिक्षार्थियों की योग्यताओं को परिभाषित, कि बच्चा हमारे उसके अंदर क्या योग्यता है, कितना सीख पाया, कितना नहीं पाया है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि शिक्षार्थियों को अधिक से भाषा नहीं, वो क्या करें, अपने संदर्भ में, व्यवसाय में, अपने रियल लाइफ में उसका उपयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अभी हम तो यही पढ़े ना कि बच्चा रियल लाइफ में अपना उपयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अपने व्यवसाय में यदि कहीं वो काउंट करना सीख रहा है तो वहाँ उसके किराने की दुकान है, तो ऐसा तो नहीं उसके धंधे में, पैसे में वो काउंट करना सीख पाया है, उसका कुछ प्रतिफल नहीं मिला, उसका कोई नहीं मिला, वो पैसे 10 रुपये फेरने की जगह 20 रुपये फेर देता है, तो ऐसा उसके पास कुछ आउटपुट, उसका आउटकम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, दक्ष कहते हैं, प्रवीण कहते हैं, कि अपने वो लैंग्वेज में, अपने गणित में वो थोड़ा सा दक्ष हुआ है कि नहीं। ठीक है, वो अपने रियल लाइफ में उसको कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर। सीखने के प्रतिफल हैं जो आउटकम क्या है, आउटकम्स क्या है। ठीक है, वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना और प्रदर्शित करना चाहिए। सीखने का आप आउटकम, आपका रिजल्ट, परिणाम क्या आ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है। क्वेश्चन को जरा सा गहराई से समझोगे तो ऑप्शन अपने आप चिल्लाता रहेगा कि भैया हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हमें आकर टिक मार दो और 1 नंबर लेकर चले जाओ। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य है जो भाषा पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम में वर्णित हो। जो हमारे क्या है, हमारे पाठ्यचर्या और हमारे पाठ्यक्रम में है, हम उतने भाषा शिक्षण के उद्देश्य सीखेंगे, हमारा यही उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है, अध्ययन के दौरान शिक्षार्थी के संप्रेषण कौशल पर आधारित होता है। जो आप सिर्फ अध्ययन के दौरान, किसके दौरान, सिर्फ अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों की कितना कम्युनिकेशन स्किल है, दूसरे से वार्तालाप अच्छा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसकी स्किल क्या है, क्या सिर्फ अध्ययन के बाद ही, क्या हर जगह या बाहरी जीवन में, वास्तविक जीवन में उसको लागू कर पा रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा शिक्षार्थी से प्रदर्शन की अपेक्षा की जाती हैं, कि जो हमारा विद्यार्थी है वो कैसा प्रदर्शन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा वे दक्षता जो किसी पाठ्यक्रम के अंत में क्या करते हैं, प्राप्त कर लेना चाहिए, प्रदर्शित करना है, तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा में जो विकार है, विकार को डिसऑर्डर भी कहते हैं, जैसे डिस्ग्राफिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया, ये सब जो भाषाई विकार होते हैं उसी को, उसके बारे में थोड़ा सा लैंग्वेज डिसऑर्डर। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, फिर चलते हैं इसके क्वेश्चन पे करेंगे। आज आपको एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, और आपका संपूर्ण भाषा शिक्षण जो है आपके कितने नंबर, 30 के 30 नंबर आपको लाने का हमारा प्रयास है। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक की साइड। क्या कह रहा है कि भाषा विकार से तात्पर्य अवस्था से उस बच्चों जो अपने भाषा दूसरे समझ में कठिनाई होती है। जैसे भाषा को कोई सी बोलने में दिक्कत है तो वो बोल नहीं पाता, उसको बोलने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, थोड़ी सी डिसऑर्डर है, विकार है, क्योंकि जो भाषा का कम्युनिकेशन होता है वो लिखित या मौखिक माध्यम से होता है। या तो आप जो भाषा का संप्रेषण होता है अपने विचारों को क्या करते हो, एक दूसरे के सामने प्रकट करते हो, या तो लिख कर करोगे या तो बोल करके प्रकट करोगे, ऐसे प्रकट करोगे और या किसी हवा में प्रकट कर दोगे, या तो किसी के सामने बोलकर ही प्रकट करोगे ना, या तो लिख कर प्रकट करोगे, तो वही बोल रहा है, जिसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्कैलकुलिया आदि सामान्य भाषा विकारों में से एक है। क्या है अभी आपको एक एक करके बताएंगे डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इसके बारे में सबको बताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो भाषा विकार था। अब अधिगम संबंधी विकार के
प्रकार, जो अधिगम लर्निंग, आपका पढ़ने में कहाँ कहाँ आपके विकार आ रहे हैं, आपको क्या कठिनाई आती है, आपका कहाँ पे दिक्कत आता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसे पठन वैकल्य या वाक विकार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे इंग्लिश में डिसलेक्सिया बोलते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिसलेक्सिया ध्यान में देना है कि इसमें क्या क्या होती है। डिसलेक्सिया में क्या क्या होती है? वाक विचार, वाक मतलब वाणी से, जिसे बोलने में थोड़ी सी प्रवाहपूर्ण से नहीं बोलता है, बच्चा बोलने में उड़क उड़क जाता है, बी को पी उल्टा सीधा, उल्टा को सीधा पढ़ लेता है, सीधा को, जैसे आप लोग एक तारे जमी पर देखे तो जो ईशान अवस्थी था, ईशान अवस्थी को आप लोग आई थिंक तारे जमी पर देखे होंगे, जो जिसमें आमिर खान ने एक्टिंग की थी, उसमें आपको बेहतर, यदि आप नहीं देखें तो उसको देखें एक बार, उसमें बेहतरीन ढंग से आपको डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डिसलेक्सिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डिसलेक्सिया सबसे आम अधिगम अक्षमता है जो पढ़ने की समस्या से संबंधित है। किससे? जो आप पढ़ने में कठिनाई समझ कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे लक्षण उन्हें सटीक और प्रवाहपूर्ण पढ़ने में समस्याएं होती है, तो क्या करता है? वो किसी वर्ड को रुक रुक के पढ़ता है, सटीक प्रवाहपूर्ण से नहीं पढ़ता। जैसे बोलेगा ऐसे एक एक वर्ड जोड़ के उसको क्या पढ़ेगा? पढ़ पाएगा, वो पढ़ने में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, उसको प्रवाहपूर्ण की गति में नहीं पढ़ पाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसको कौन सी डिसऑर्डर है? पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया जैसी पठन विकार है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इससे पीड़ित बच्चा धीरे धीरे पढ़ता व लिखता है तथा अक्सर अक्षरों की संख्या को उलट देता है। जैसे आपका ये बी फना रहेगा तो उसको डी पढ़ेगा, तो ये पी रहेगा तो उसको क्यू पढ़ेगा। ठीक है, ऐसे उसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। उसको उल्टा सीधा, जैसे मिरर होता है उसमें उल्टा दिखाई देता है, तो उसको पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई आ रही है। उसको देखने में यदि आपको ये बी लिखा रहेगा तो सोचता है क्या, उसको उसके बीच के अंतर, उसके बीच को समन्वय नहीं स्थापित कर पाता है कि ये बी लिखा है कि डी लिखा है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि समान आकार वाले अक्षरों को अलग अलग बताने में समस्या होती है। जैसे व और बी और पी और क्यू को, इन सब में बेचारा वो कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या होता है? उसको कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये क्या लिखा है, उसको समस्या हो जाती है और वो उस पर समन्वय नहीं स्थापित कर पाता है, उसको पहचान नहीं पाता, थोड़ी सी उसमें कठिनाई आ जाती है। अभी ऐसा नहीं है कि हर समय लाइव इसको डिसलेक्सिया उसको आराम से धीरे धीरे अभ्यास से दूर किया जा सकता है, जैसे आप तारे जमी पर आप देखे थे। अब डिसलेक्सिया के बारे में थोड़ा सा और बता रहा है कि डिसलेक्सिया में क्या क्या होता है। नए शब्दों में बोलने में परेशानी होती है। क्या होती है? नए नए शब्दों को क्या करती है? बोलने में परेशानी होती है। तुकबंदी, जैसे लास्ट में तुकबंदी होती है, उसमें भी बेचारा परेशान हो पाता है, ये समान अर्थ नहीं बता पाता है, तो तुकबंदी में परेशानी हो जाती है। समान ध्वनि वाले शब्दों में भ्रमित हो जाता है। क्या होता है? समान ध्वनि वाले अर्थों में शब्दों में भ्रमित हो जाता है। क्या? जैसे एक प्रकार से ध्वनि, जैसे राम, नाम, काम, वो बेचारा उसमें नहीं बोल पाता है। जैसे एक ही टाइप की जो आवाज़ सुनते वो भ्रमित हो जाता है कि हम इसको बोलें तो क्या है। और वो क्या करता है? थोड़ी सी देर से बात करना, थोड़ी सी, आप किसी बच्चों को देखते नहीं हो, आप रुक रुक के बोलता है, तो उसी को बोलते हैं। और शब्दकोश का अभाव, उसके शब्दकोश में थोड़ी सी कमी पाई जाती है, उसके बाद ना शब्द भंडार नहीं हो पाता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाए। और स्मरण शक्ति, आपकी जो उसकी यादाश्त है वो भी थोड़ा सा कम रहता है, इसके ये लक्षण हैं। और शब्दों में वर्णों को क्रम में याद करने में कठिनाई होती है। यदि क के बाद ख आएगा तो ग आएगा, घ आएगा, अंग आएगा, तो क्या करता है, या जो वर्ण होता है उसमें थोड़ी सी उसको क्रम को व्यवस्थित से याद करने में उसको कठिनाई हो जाती है, उसको याद नहीं कर पाता है। ये सब उसके क्या होते हैं? परेशानी होती है, उसको दिक्कतें होती है। किसके? डिसलेक्सिया के। किसके? पठन वैकल्य, जिसे आप डिसलेक्सिया कहते हो। डिसलेक्सिया। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा डिसग्राफिया के बारे में पढ़ लेते हैं कि डिसग्राफिया होती क्या है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, डिसग्राफिया क्या होती है? इसे लेखन विकार कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेखन। डिसग्राफिया, ग्राफ कहाँ पे लिखा है? थोड़ा सा इस पे आप टॉपिक ट्रिक से ले जाना। डिसग्राफिया, ग्राफ लिखा तो ग्राफ पे जाता है ना, इसलिए डिसग्राफिया किससे संबंधित है? लेखन विकार है।
इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों अपने भाषा, अक्षर, निर्माण और आकृतियां बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो क्या करते हैं, लिखने में कठिनाई का सामना कर पाते हैं, उसमें लिखने उखने में उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, वो उसका सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते हैं, और उसमें लिखाई में क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, अक्षर बनाने में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर दूसरा कह रहा है कि अक्षरों और शब्दों के बीच अंतर करने में वो कठिनाई करते हैं, और शब्दों और अक्षरों के बीच में वो सामंजस्य नहीं बचा, अंतर नहीं कर पाते हैं, इसको कैसे लिखें, इसके बाद ये आएगा तो इसके बाद ये आएगा, उसको थोड़ी सी परेशानी होती है। और लिखते समय हाथ में परेशानी या थकान की शिकायत होती है। लिखते समय उसको हाथ में या तो हाथ कांपने लगेगा या पसीना छूटने लगेगा, और उसको बोला ऐसा तुमको जो मानसिक थकावट होती है ऐसा फील होता है। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि बड़े और छोटे अक्षरों में उचित रूप से उपयोग करने में कठिनाई। जैसे यहाँ पे आपको ये लिखा है और ये वाला ये है, बी ये वाला है या ये वाला है, क्यू ये वाला है या क्यू ये वाला है, उनको थोड़ा सा इस सब में उपयोग कहाँ पे क्या प्रयोग करना चाहिए, उसमें क्या हो जाती है, उनको कठिनाई हो जाती है। ठीक है। और अपठनीय हस्तलेख होता है, और वो थोड़ा सा हस्तलेख जो लिखा हुआ होता है उसको अपठनीय, पढ़ने में थोड़ा सा उनको कठिनाई भी होती है। और लिखते समय स्वयं से बातें करना, जैसे बोलते हैं कोई लिखना ऐसे बोलते हैं, जैसे उसको क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, ऐसे रो ह न, ऐसे वो बात अपना लिखते समय कुछ भी आप बोलोगे तो वो अपने समय वो लिखते लिखते, आप किसी क्लास में देखते हो कुछ बच्चे होते हैं तो बोलते बोलते क्या करते हैं, वो लिखते लिखते क्या करते हैं, वो अपने ऐसा बोलते हैं कि आसपास के में भी बच्चों को सुनाई देता है, वो बोलते रहते हैं और अगल बगल सुनाई देता रहता है। हर जितना भी वर्ड लिखेंगे वो सबको एक साथ जैसे भी लिखते रहेंगे उसी के साथ साथ क्या करते रहेंगे, बोलते भी रहते हैं। तो ये सब किसके लक्षण है, डिसग्राफिया, जो लेखन विकार होता है, डिसऑर्डर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ गया, नहीं दिमागी चोट, अच्छा इसमें अभी थोड़ा सा पॉइंट बचा है। दिमागी चोट या इंजरी जैसे स्ट्रोक, जो रक्त के थक्के जमने और ब्लड के लीकेज या नसों के घटने की वजह से दिमाग में जो फ्लो बाधित हो जाता है, या ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, सिर में गोली लग जाता है, तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा उसके कैसे कैसे हो जाता है, या दिमाग में आपको कोई चोट वोट लग जाता है, इंजरी हो जाता है, या तो ब्लड का थक्का जम जाता है, या कोई नसें जो घट जाती है उसमें थोड़ा सा ब्लड वोड जम जाता है, और आपका ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, या सिर में गोली लग जाती है, तो आपकी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या होते हैं। इसमें व्यक्ति को पता होता है कि वो क्या बोलना चाहता है, लेकिन वो अपनी बातों को ठीक से बोल नहीं पाता है और न ही लिख पाता है। यदि आप जानते रहते हो कि हमें क्या ये बोलना है, बट वो क्या करता है, अपने बातों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, किसी के सामने लिख नहीं पाता है, उसको लिखने में कठिनाई हो जाती है, बोलने में कठिनाई हो जाती है, तो उसको क्या हो जाता है, ये सब इसके लक्षण हैं। वो बोलना तो चाहता है बट वो क्या करता है, बोल नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है। अगला पॉइंट कर रहा है उन वाक्यों का इस्तेमाल करना जो सामने वालों समझ न पाए, उल्टा सीधा बोलना। और वो बोलना आम है तो वो इमली बोल देगा, यदि बोलना चाहता है वो क्या एप्पल बोलना चाहता है तो बनाना बोल जाता है, वो इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और ताकि अगला सामने वाला समझ नहीं पाता है, उल्टा का सीधा हो जाता है। कहना कुछ चाहता है, बोल कुछ जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है वाक्यों में शब्दों को गलत ऑर्डर क्या करता है, वाक्य में क्या करता है, पहले क्या आएगा, पहले कौन सा शब्द आएगा, जैसे कोई राम शाम खेलता को है, ये नहीं, राम शाम को खेलता है, तो वो क्या करता है, उसको ऊपर नीचे आगे पीछे शब्द को लिख देता है, जो कि गलत होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मस्तिष्क में चोट लगने पर या उन भागों का नुकसान पहुंचता है जो संप्रेषण कौशल का संभव होता है। यदि आपको मस्तिष्क में आपके सर में चोट लग जाती है तो आप जो कम्युनिकेशन स्किल होती है आप उसको सीधे सीधे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो आपको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अप्रेक्सिया क्या होती है, चेष्टा अक्षमता। अप्रेक्सिया क्या होती है, ये थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह एक मोटर विकार है जो ध्वनियों का उत्पादन करने में जीभ और होठ के समन्वय को प्रभावित करता है। क्या बोलता है,
यह एक मोटर विकार हो जो जैसे आप कोई ध्वनि बोलते हो जीभ और होठों से आपको उसको समन्वय स्थापित नहीं कर जाते, उसे क्या बोलते हैं? चेष्टा। आप कोई कोशिश करते हो बोलते समय, चेष्टा करते हो, उसमें नहीं बोल पाते हो। अब आ गया डिस्फेमिया, जिसे आप हकलाना बोलते हो। क्या बोलते हो? हकलाना बोलते हो। हकलाना एक संचार विकार है जो बोलने के प्रवाह को प्रभावित करता है। कोई आदमी हकला हकला के बोलता है तो क्या करता है? वो धीरे धीरे रुक रुक के बोलता है। क्या करता है? रुक रुक के बोल पाता है। वो प्रवाह में नहीं, फ्लुएंसी में नहीं बोल पाता है, प्रवाह में नहीं बोल पाता है। उसी को क्या बोलते हैं? डिस्फेमिया कहते हैं। जो एक ही शब्द को बार बार दोहराकर भाषण के प्रवाह को प्रभावित करता है। एक ही कोई बात रहता है, उसको बार बार दोहरा देता है और उसको अच्छे से वो व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ऑटिज्म। ऑटिज्म को क्या कहते हैं? स्वालीनता बोलते हैं। स्वालीनता, स्वलीनता क्या बोलते हैं? स्वालीनता। स्वालीनता नहीं है, ये स्वालीनता है। क्या है? स्वालीनता। देखिए, जैसे स्वालीन, ऑटिज्म का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति रहता है, वो किसी से बात उत नहीं करना चाहिएगा, वो अकेले में शांत मार के बैठा रहता है, स्वालीन रहता है, वो ऑटिज्म होता है। उसको ऐसी बीमारी रहती है, वो किसी को देखना ही नहीं चाहेगा, किसी से बात ही नहीं करना चाहेगा, उसको सब आदमी बुरे बुरे लगते हैं। वो जहाँ भी रहेगा अकेले में रहेगा, एकदम गुमथुम बैठा रहेगा, वो बोलना वोलना नहीं जानता है। उसी को क्या बोलते हैं? ऑटिज्म कहते हैं, जिसको स्वालीनता कहते हैं। यह एक विकास संबंधी डिसऑर्डर है जिससे पीड़ित व्यक्ति को बातचीत करने, पढ़ने लिखने और समाज में मेल जोल बनाने में परेशानी होती है। वो किसी के साथ मेल जोल, मित्र जल्दी नहीं बना पाएगा। वो अकेले में कोने में जाके बैठा रहा, किसी से बात भी नहीं करेगा। बोलेगा नहीं, जो है हम ही है, किसी से बात नहीं करेगा। उसको स्वालीनता, ऑटिज्म की बीमारी है। बीमारी नहीं से कहते हैं, इसे डिसऑर्डर कहते हैं, डिसऑर्डर कहा जा सकता है। इसके लक्षण क्या कहते हैं? इस बीमारी के लक्षण आमतौर पर 12 से 18 महीने की आयु में या इससे पहले भी दिख जाता है और ये समस्याएं पूरे जीवन काल तक रह सकती हैं। किसे? 12 से 18 महीने की आयु में ही इसका पता चल जाता है। और ऐसा कोई नहीं होता है। ये आप देखोगे कोई गांव में या कोई क्लास में ऐसे लड़के थे जो किसी से बात ही नहीं करते हैं, वो अकेले जहाँ रहेंगे बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं। तो समझ जाओ उसको किसका है? ऑटिज्म की डिसऑर्डर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सनकी व्यवहार, कोई उल्टा सीधा व्यवहार कर देता है, जिससे आप कैसे, इसके जो लक्षण होते हैं। और दूसरे को संपर्क न करना, वो जहाँ भी रहेंगे अकेले में, मस्त ना मस्ती में आग लगे बस्ती में, सिर्फ अपनी बातें सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। और एक वाक्य को लगातार दोहराते रहना, कोई वाक्य हो जाएगा उसी को अपने क्या करता है? दोहराते रहते हैं, बोलते रहते हैं। दूसरों की पसंद नापसंद को ना समझ पाना, कि इसको आदमी को क्या हम बोल रहे हैं तो अच्छा बोल रहे हैं, या कुछ बोल रहे हैं तो बुरा कह रहे हैं, कैसा है, वो दूसरे से मतलब में, सिर्फ उसको अपनी मस्ती में है। ठीक है, खुद को चोट लगाना है, नुकसान पहुंचाना, और कभी कभी ऐसे काम करते हैं अपने आप को भी उससे नुकसान हो जाता है, चोट लगा लेते हैं। अब कठोर दिनचर्या का पालन करते हैं, वो उनको क्या होता है? हार्ड वर्किंग वाले होते हैं। छोटे मोटे बदलाव से परेशान हो जाते हैं। यदि उनको एक सीट से यहाँ पर उनकी सीट भी चेंज कर दोगे बैठने की, तो भी वो परेशान हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। ये सब किसकी? स्वालीनता की बीमारी है। किसकी? स्वालीनता वालों की है, स्वालीनता, जिसे ऑटिज्म कहते हैं, ऑटिज्म। ठीक है, ये इसके लक्षण हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि स्वालीनता ऑटिज्म में जूझते विद्यार्थियों की पहचान है हेतु किन विशिष्ट गुणों की संभावना रहती है? उनकी आप पहचान करते हो कि वो क्या संप्रेषण में कठिनाई करते हैं, या सभी के साथ अंतःक्रिया की इच्छा होती है, या बुद्धि लब्धि का बहुत स्तर, कि उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो काफ़ी कम स्तर है, और क्या उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। आपको पता है उनका सामाजिक कौशल, दूसरों से बातचीत तो बिल्कुल करते ही नहीं है, वो सिर्फ जहाँ रहते हैं अकेले रहते हैं। और बुद्धि लब्धि कम, इससे कोई तात्पर्य ही नहीं है। सभी के साथ अंतर, सबके साथ क्या कम्युनिकेशन करते हैं? नहीं करते हैं। सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा नहीं करते हैं। वो क्या संप्रेषण में कठिनाई होती है, दूसरे में बातचीत करने में उनको दिक्कत होती है, और दूसरे को सामने नहीं आते हैं। वो जहाँ रहते हैं अकेले बैठे रहते हैं, किसी दूसरे से नहीं लेते, कुछ बातचीत करते हैं। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ये फॉर अमेरिका। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संप्रेषण कौशल और बोध संबंधी
क्षमताओं को प्रभावित करने वाला भाषा विकार। आपका क्या करना है, बोलने से है, किससे है, बोलने से है। तो आपका इसमें से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा कि इसमें किस पे है, भाषा विकार है। कौन सा, जो संप्रेषण का है, एक डिस्फेजिया हो जाएगा, जो कि हमने पहले खूब अच्छे से पढ़ लिया है। तो इस पे ज़्यादा समय न गवाते हुए हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक उपयुक्त का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी को शब्दों में वर्णों को, क्रमों को याद करने में कठिनाई हो रही है तथा दृश्यात्मक कोई दृश्य स्मृति को जल्दी जल्दी खो देता है, कुछ देखता है उसकी जो यादाश्त होती है वो जल्दी जल्दी खो जाता है। ये कौन सा, क्या डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिसग्राफिया है, डिसप्रेक्सिया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, डिसलेक्सिया के बारे में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर, डिसकैल्कुलिया गणितीय है, गणितीय विकार है। जो डिसग्राफिया है वो लेखन संबंधी विकार है। कौन सा, लेखन संबंधी विकार है, संबंधी विकार है। डिस्प्रेक्सिया आपको बता दें अभी मानसिक संबंधी विकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिसलेक्सिया भाषा विकार किस प्रकार से, जो डिसलेक्सिया अभी हम आपको बताया कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है। क्या डिसलेक्सिया लेखन से है, श्रवण से है, वर्तनी से है, नहीं, आपका किससे है, पठन से है। तो इस पर ज़्यादा समय न लेते हुए आगे चलते हैं। अब कविता या शिक्षण, अब कविता शिक्षण जो होता है वो काव्य होता है, कविता होता है, वो किस लिए किया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, कविता भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। इसमें रसानुभूति, भाषा व बोध, सौंदर्य बोध होता है। क्या बोलते हैं, कविता जो प्राइमरी लेवल पे किया जाता है, बच्चों को गा गा के पढ़ाया जाता है ताकि उनको आनंद भी मिले, आनंद के साथ साथ उनको भाषा का अवबोध भी हो, कि भाषा की समझ भी बढ़ा सके, भाषा को सीख भी सकें। ठीक है, और इसकी दूसरी उद्देश्य क्या है, पाठक की स्थिति व भाव के आधार पर कविता में एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। जो काव्य होता है उसमें एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, शब्दों के एक से अधिक, भाव के आधार पर कविता के एक से अधिक अर्थ भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर विभिन्न हो। ऐसा ही नहीं कि जो वो कोई बच्चा पूछा है कि उसका जो आंसर है वो डिफरेंट प्रकार से आना चाहिए, सबका आंसर एक ही टाइप से नहीं हो जाए। जिससे घोषणात्मक ज्ञान में होता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है, तो दिल्ली है, सब एक ही प्रकार का ज्ञान होगा। लेकिन इसमें इसके माध्यम से जो ऐसे प्रश्नों पे उत्तर के बल देता है जो सभी के उत्तर विभिन्न होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, बच्चे कुछ क्रिएटिविटी करके, कुछ अलग से सोच करके, अपने विचारों को अभिव्यक्त करके कुछ अनेक प्रकार से उत्तर देता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि कविता के द्वारा बिंब विधान किया जाता है। जो बिंब एक प्रकार का शब्द चित्र होता है जो कविता में उपस्थित होता है। बिंब मतलब मान लिया जाता है इसको, ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। इसमें भाव तत्व की प्रधानता होती है। आपके जो इमोशन है, भाव है, वो कैसे व्यक्त होते हैं कविता में, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आनंद तथा सराहना करना, कविता लेखन की कला सीखना, भाषा अधिगम, या व्याकरण तथा शब्दावली सीखना। क्या होता है, क्या होता है, व्याकरण शब्दावली से है ही नहीं, भाषा का अधिगम हो नहीं रहा है। यहाँ पे कविता में लेखन भी नहीं, ये आनंद तथा सराहना करना होता है। आनंद में बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो आपका आंसर नंबर पहला ही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल दिया जाना चाहिए जिसका उत्तर एक हो, जिनका उत्तर क्या हो, जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो। अभी हमने आपको बताया जिनका उत्तर एक हो ऐसे करना नहीं चाहिए।
जिनका उत्तर पुस्तक में आपकी जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उसी प्रकार का हो, और जिनका उत्तर सरल हो, ऐसा भी नहीं, जिनका उत्तर विभिन्न हो। सबका उत्तर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, और सबका उत्तर एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो कविता शिक्षण का प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए कि सबके उत्तर क्या हो, विभिन्न हो, सबके उत्तर अलग अलग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सबके उत्तर अलग अलग होने चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है, क्योंकि आप क्या करते हैं, कविता शिक्षण में क्या करते हैं, आप मन में नहीं पढ़ सकते हैं, क्या करते हैं, उसको रसास्वादन के समय प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग करते हो, ये समय का दुरुपयोग होता है, क्यों वर्जित है, और छात्रों का अवधान बाधित होता है, इसमें रसानुभूति मतलब आनंद में व्यवधान होता है, शिक्षण का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, इसमें जो समय का दुरुपयोग ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें छात्रों का अवधान नहीं बाधित, इसमें क्या होता है, जो रसानुभूति, जो आनंद मिलता है, क्या होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है वो नहीं हो पाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। शिक्षण का जो प्रवाह ऐसा नहीं है, समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका आंसर है, इसमें रसानुभूति में क्या होते हैं, व्यवधान उत्पन्न होती है, रसास्वादन नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब श्रव्य भाषावाद क्या है, ऑडियो लिंगुअल क्या है, यह सीखने का एक प्रथम उपागम है, मतलब अप्रोच है भाषा सीखने का, कि भाषा कैसे सीखते हैं। श्रव्य भाषावाद विदेशी भाषा शिक्षण की एक विधि है, जहां विशेष रूप से बोलने या सुनने के लिए व्याकरणिक और ध्वन्यात्मक संरचना के सीखने पर जोर दिया जाता है। किस पे जोर दिया जाता है, बोलने और सुनने पर। यह व्यवहारवाद पर आधारित है, किस पे, जो बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। कैसे करते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं। बच्चे अपने, ये नहीं कि बच्चे दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके नहीं सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे आपका स्किनर हो गए, थार्नाइक हो गए, आपके स्किनर हो गए, थार्नाइक हो गए, पावलाव हो गए, ये सब ने जो अनुकरण विधि का अनुकरण पे बाल दिया है, उसी का बात किया जा रहा है कि व्यवहारवाद पर आधारित होता है। अभ्यास अथवा ड्रिल का उपयोग किया जाता है, बच्चों को बार बार अभ्यास किया जाता है, बच्चों को बार बार सिखाया जाता है, उसको बार बार दोहराया जाता है, ताकि बच्चे अभ्यास के द्वारा भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। ठीक है, ये होता है श्रव्य, मतलब सुन करके भाषा को सीखना, ऑडियो लिंगुअल। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रव्य भाषावाद विधि दोहराव और अभ्यास एक बड़ी प्रविधि मानी जाती है। क्या होता है उसको, कि बार बार दोहराएं और बार बार अभ्यास करवाएं, ताकि बच्चों को भाषा कंठस्थ हो जाए, बच्चे भाषा को अच्छी तरह से सीख जाए। भाषा पठन और पाठन में का श्रव्य भाषावाद उपागम, यह विश्वास है कि एक आदत है। ये एक विश्वास है कि धीरे धीरे वो आदत में आ जाएगी, और बच्चा कोई चीज़ बात धीरे धीरे बोलते बोलते उसकी आदत में आ जाएगी, वो क्या करेगा, सीख जाएगा। ये किस पे है, व्यवहारवाद पर आधारित है। किस पे, व्यवहारवाद पर। और जो कि व्यवहारवाद के आपको पता ही है कि जनक कौन है, पापा कौन है, तो J.B. वाटसन है। व्यवहारवाद के जनक। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, भाषा अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि के, बच्चे कैसे, प्रयत्न और त्रुटि के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे बार बार अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। तो किस पे, क्या संज्ञानात्मक पे जोर देता है, व्यवहारवादी है, सामाजिक सांस्कृतिक है, या सहजात्यवादी है। तो आपको पता है कि ये कैसा है, व्यवहारवादी है। कैसा है, व्यवहारवादी है। ठीक है, बच्चे बार बार प्रयत्न करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, बार बार सीखते हैं, उसके क्या कहते हैं, उसके हिसाब से सीखते हैं। तो किस में हो जाएगा, ये व्यवहारवादियों का हो जाएगा। अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, बार बार
वो आपने थार्डाइक वाला बिल्ली और चूहे वाला कहानी सुनी हो ना, तो वो बार बार क्या करते हैं, अभ्यास के द्वारा सीखते हैं बच्चे। बार बार क्या करते हैं, उसको दोहरा करके सीखते हैं, जिसमें पुनर्बलन मिलता है उसके आधार पर सीखते हैं। तो किस पे आधारित है, ये व्यवहारवाद पर जोर देता है, जो कि आपको अभी पहले बताया कि व्यवहारवाद के पापा कौन है, उसके पापा कौन है, जे.बी. वाटसन। क्वेश्चन नंबर 25 आपका रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और अभ्यास औपचारिक गुण धर्म में निपुणता को आवश्यक रूप से की तरह अनुशंसा करती है। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या बोल रहेगा कि कुल क्या बोल रही है, अधिगम एवं ड्रिल एवं अभ्यास, मतलब बच्चों को बार बार अभ्यास करवा रहे हैं, किसमें बोल रहा है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया में, संप्रेषण भाषा की कम्युनिकेशन, या श्रव्य भाषावाद, या व्याकरण अनुवाद विधि। तो नहीं, ये किस पे बोल रहा है, श्रव्य भाषावाद पे बोल रहा है, जो कि अभी आपको हमने पहले ही पढ़ा दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, घोषणात्मक ज्ञान। देखिए घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है, पहले जिसका जो तथ्यों तथा किस पे, जैसे किसी कोई घटना, आप घोषणात्मक ज्ञान का मतलब होता है जो सटीक, जो तथ्य के बारे में होता है, जो तथ्य हो, बिल्कुल तथ्य हो, सटीक हो, बिल्कुल एक। जैसे यदि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो है, उसको क्या बोलते हैं, घोषणात्मक। क्या 2 और 2 4 होगा तो होगा, ऐसा नहीं, उसमें जो फिक्स होता है, क्या होता है, जो फिक्स होता है, वो जो ज्ञान फिक्स होता है उसी को क्या कहते हैं, घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बच्चा अपने अनुभव को और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्त कर देगा, अपने क्रिएटिव तरीके से और कुछ न कुछ ज़्यादा लिखते हैं। यदि आप किसी को एक शब्द का आंसर यदि वही होगा तो उसमें बच्चा क्या कर लेगा, उसमें कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से ऐड कर पाता है, नहीं कर पाएगा। यदि जैसे आप पूछ लो कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया। अब बनवाया तो बनवाया, अब उसमें तो अब वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, अपने माध्यम से नहीं लिख पाएगा, उसमें जो है तो उसका वही है कि वो जो एक लाइन का जो सटीक आंसर है, जो क्या एकदम फैक्ट है, तथ्य है, उसी को सिर्फ उसमें व्यक्त कर पाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। तो आपको थोड़ा सा घोषणात्मक ज्ञान समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ये क्या होता है, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है कि घोषणात्मक ज्ञान क्या है, किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया गया है, और कि यह कार्य कैसे किया गया है, क्या है इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना, कोई भाषा है उसके शब्दों का उच्चारण कर लो। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। क्या है, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। और ऑप्शन 4 कह रहा है व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना, कि उसमें व्याकरण में क्या त्रुटियां हो रही हैं, क्या कमी हो रही हैं, उसको पहचान कर लेना। तो उसको व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, कि जो व्याकरणी में ये नियम है कि और यदि अ और ई मिलके ए बनेगा तो बनेगा, ये बनेगा तो बनेगा, उसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये फिक्स है तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि विद्यालयों में योगात्मक द्विभाषा का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जो योगात्मक द्विभाषा है उसका उपयोग क्यों करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भाषा को समुन्नत करता है परंतु उनकी संस्कृति को नहीं। जो बच्चों की भाषा होती है उसको समुन्नत, उसको उन्नत करता है, सीखने में और आगे ले जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि भाषा के विकास में अवरोध, क्या भाषा के ये जो योगात्मक द्विभाषिक होता है कि जो आप भाषा सीखते हो उसमें अवरोध यानी निगेटिव वाला बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है, कि बच्चे की जो संस्कृति है, संस्कृति मतलब कल्चर है उसको। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है अंग्रेजी शिक्षण को द्विभाषा के रूप में महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 जो योगात्मक होता है, द्विभाषिक होता है, बच्चों को जो कल्चर होता है, संस्कृति होता है, उस भाषा पर महत्व देता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो अवरोध तो पैदा कर नहीं सकता, आपको ऐसे ही हो जाएगा। और ये अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में देता है, बच्चों की भाषा को समुन्नत नहीं, उनकी संस्कृति को नहीं, उनकी संस्कृति को महत्व देता है, यहाँ पे संस्कृति को नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा सही। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्या रहा आपका अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 28, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थी को एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए, मतलब वो रोल प्ले दे रहा है, और शेष विद्यार्थियों को कहा कि इस अभिनय को देखो, वार्तालाप का आनंद लो, गतिविधि क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, आपको हमने पहले बताया वो क्या करवा रहा है, वो नाटक करवा रहा है, किसके माध्यम से, अभिनय की कक्षा तो है नहीं, निर्देशन दे नहीं रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, रोल प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाएगा। जैसे आप जिसमें गति, यति, लय, प्रवाह होती है, उसको क्या कहा जाता है। कहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊंची स्वर में गाना है, कहाँ पे थोड़ा सा स्लो स्वर में गाना है, आपकी स्वर शैली कैसी होना चाहिए, आपका तान, बलाघात और आपको पता है कैसा होना चाहिए, तो आपको इसको क्या कहते हैं, क्या ध्वन्यात्मक कहते हैं, क्या प्रशासनिक, अध्यादेय या प्रेगमेटिक कहते हैं, काव्य बोलते हैं, छंद शास्त्र बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, छंदों में होता है, जिसके छंद शास्त्र बोलते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 29 का डी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 29 का डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, जो है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है। कोई देखिए, कोई कक्षा था, उसमें बच्चों को ग्रुप वाइज कर दिए, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप ऐसे कर दिए। उसके बाद क्या करें, कोई विज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, इस प्रकार से बच्चों को बोल रहे हैं कि भाषा आपस में सीखो। क्या कर रहे हैं, भाषा सीखना क्या कहलाता है। आपको ग्रुप में कर दें और आपस में बातचीत करके निर्देश करके सीख लें, तो ये भाषाई खेल के माध्यम तो सीख नहीं रहा है, और निर्देशन और परामर्श तो हो नहीं रहा है, और ये क्या है, सहयोगात्मक अधिगम है। किसी को एक क्या कर रहा है, सहयोग कर रहे हैं, और सहयोग प्रतिद्वंदिता, इसमें प्रतिद्वंदी वाला कोई बात तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सहयोगात्मक। एक दूसरे के साथ सहयोग करके, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके, आपस में बातचीत करके, इस सहयोग करके अधिगम यानी लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया, कि आप रेस्टोरेंट में कि जो शब्द संपदा है उसको परिचित कराने के कोई काम दिया। इस पाठ का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसको क्या करना चाह रहा है, कि जैसे कोई रेस्टोरेंट में ले गया, उसमें जितने भी शब्द, मतलब उसमें क्या भी होता है, डाइनिंग टेबल होता है, ये होता है, वो होता है, सब के बारे में बता दिया, उसका जुड़ी सारी बातें बता दिया, परिचित करवा दिया। वो किस प्रकार का उसमें क्या करना चाहता है। अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री परिचित करवाना, कोई छुट्टी है उस पर वहाँ पे ले जा रहा है, उसके क्या कर रहा है, पाठ्य संबंधी सामग्री परिचित, या समलोचनात्मक चिंतन को विकसित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करा है, कि उसके शब्दकोश में कितना कितना है, क्या सामग्री है, उसके विषय में परिचित करवा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि व्याकरणिक सामग्री से, पर क्या कोई वहाँ पर व्याकरणिक सामग्री है उनसे परिचित करवा रहा है। क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो रेस्टोरेंट पे ले गया है, उसके शब्दकोश में वृद्धि कर रहा है, कि बच्चे शब्दकोश को ज़्यादा से ज़्यादा और सीख सके, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, उसके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा विषयक सामग्री में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो सके, बढ़ोतरी हो सके। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को कोश विषयक सामग्री तो परिचित करवा रहा है, कि विद्यार्थियों की ज़्यादा से ज़्यादा शब्दकोश शक्ति ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कि श्रवण में क्या शामिल होना चाहिए। कि विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, कि जो विषय से पूर्व आपका ज्ञान है उसका इस्तेमाल करने में क्या श्रवण से ऐसा कोई तात्पर्य है, संबंध है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ध्वनियों की पहचान करना और उससे अर्थ निकालना, कि ध्वनियों की सुन करके आप ध्वनियों को पहचान कर पा रहे हो कि क्या बोला जा रहा है क्या नहीं, उसका अर्थ आप निकाल रहे हो। और ध्वनि सुनना, ध्वनि जैसी तदानुसार डिकोड करना, जैसे आप ध्वनि सुन रहे हैं उसी के अनुसार वैसे वैसे बोलते चले जाओ। अगला क्या बोल रहा है, विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना। क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि विषय वस्तु के बारे में क्या कर रहे हो, आप अनुमान लगा रहे हो कि नहीं ये ऐसा बोला गया होगा, ऐसा होगा।
नहीं, आपका आंसर हो जाएगा बी, सेकेंड नंबर हो जाएगा, ध्वनियों की पहचान करना और सबसे बात है उसको अवबोध करना, समझ करना और उसका अर्थ निकालना कि ये बोलना क्या चाहता है, उसका मतलब क्या होगा, तो वही होगा श्रवण। जब तक आप सुनोगे नहीं, उसका अर्थ नहीं समझ पाओगे, अर्थ नहीं निकल पाओगे, तो सुनने से आपका क्या तात्पर्य है, सुनने से कोई मतलब रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आपका आंसर नंबर सेकेंड हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 33। कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अच्छे प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा की टिकट आदि लाती है। अधिगम के लिए क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? रियल लाइफ से वो क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है। तो अब जरा सा पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है? वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखें। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वह विद्यार्थियों को जागरूकता लाना चाहती है कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो सके, जागरूक हो सकें। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। हाँ कि ये प्रामाणिक हैं, ये अथॉराइज हैं। और ऑप्शन नंबर 4 कर रहा है वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं सीखने में मदद कर रही है कि बच्चे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीख सकें। ऐसा मत करें, नहीं, वो क्या रहे, वास्तविक जीवन से उपयोग करके क्या कर रही है, वास्तविक जीवन से अधिगम और अवास्तविक उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक व सामग्री, ये जो अखबार हो गया, क्या हो गया, अखबार हो गया, यहाँ पे समाचार पत्र है, भोजन की तालिका है, ये और टिकट है, ये सब प्रमाणिक हैं कि नहीं है, ये सब प्रमाणिक हैं कि नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। वो प्रमाणिक वस्तु और वास्तविक जीवन से वो भी प्रमाणिक सामग्री, प्रमाणिक वस्तुएं लाकर कक्षा में प्रयोग कर रही है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अवबोध कर पाए, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? जो बहुभाषावाद है उसको समझने के लिए अध्यापक को क्या जरूरी होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए कि नहीं। ये भारत विविधताओं में अनेकताओं में एकता की है, तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें एक ही लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए। या भाषा अस्मिता और सांस्कृतिक भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती है, जो भाषा हमारी अस्मिता है वो और संस्कृत भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित हो सकती है। जो कम्युनिकेशन करते हो उसमें जो समाज में है संबद्धता, एक साथ के दूसरे साथ के संबंध होना, वो स्थापित हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रभुत्वशाली भाषाओं को मिला देना चाहिए। जो अल्पसंख्यक भाषा है उस पर जो प्रभुत्वशाली भाषा है, जो बहुत बड़े बड़े भाषा है, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उसको क्या करो, जो आदिवासी भाषा है उनको क्या करो, एक मिलाकर मिला दो। ऐसा नहीं, आप उसको क्या करो, संप्रेषण के माध्यम से क्या करो, सामाजिक संबद्धता को, संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे तो आपके समाज में क्या हो जाएगी, संबद्धता आपके आपस में जोड़ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला, किसी भी कहानी का समय स्थान क्या कहलाता है? किसी कोई कहानी हो गया उसका समय स्थान क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कथानक कहलाएगा, थीम कहलाएगा, अंत कहलाएगा, सेटिंग कहलाएगा? 35 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 का डी हो जाएगा। देखिए कथानक क्या होता है, ज़्यादा जो कथानक होता है जो घटनाओं का क्रम होता है। क्या होता है? घटनाओं का जो क्रम होता है उसी को क्या कहते हैं, कथानक बोलते हैं। कि ये घटना कब घटी है, ये घटना कब नहीं घटी है, उसी का जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, क्रम बोलते हैं। जैसे कोई थीम हो गया, जैसे हो गया आप थीम का देशभक्ति हो गया, थीम देशभक्ति हो गया, गरीबी हो गया, अमीरी हो गया, गरीबी हो गया, रोजगार पे हो गया, बेरोजगार हो गया, इस सब का कि बेरोजगार हो गया, ये सब इसका थीम होता है। बेरोजगार हो गया बोलते नहीं, ये आज इस थीम पर बात होगी, ये होगी, तो ये ऐसा हो जाएगा। क्लाइमेक्स जो कहानी का अंत होता है, क्या होता है, कहानी का अंत, कहानी का अंत। ठीक है,
तो सेटिंग को क्या होता है, जो समय और स्थान होता है उसको सेटिंग कहा जाता है। आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका आज का क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से होती है। कोई भी भाषा हो गया, चाहे मौखिक भाषा हो चाहे अमौखिक भाषा हो, वो किससे आदत, आपकी धीरे धीरे बात करते समय आदत में आ जाती है, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जो अनुकरण के माध्यम से। संज्ञानवादी तो है नहीं, अंतःक्रियावादी भी इसी से है, उपयोगिता नहीं, आपका व्यवहारवादी हो जाए। जो बिहेवियरिस्ट है आपके व्यवहारवादी में कौन कौन आते हैं, जो अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, किसके, अनुकरण के माध्यम से, जो अभ्यास के माध्यम से, किसके, अभ्यास के माध्यम से, जिसके आपको हैं अभ्यास एवं त्रुटि के माध्यम से भाषा को सीखते सीखते, जैसे आपको हो गया स्किनर हो गए, थार्नडाइक हो गए, पावलाव हो गए, ये सब किसके हो जाएंगे, व्यवहारवाद के हो जाते हैं। तो आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपको मिलाने के लिए कह रहा, आपका 37 मिलाने के लिए कह रहा है कि आपका क्या संप्रेषणात्मक भाषा की से कॉलम बी से मिलाइए। सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ में अनुरूप भाषा है। बिल्कुल, जो संप्रेषण भाषा होती है सामाजिक रूप से आप किसमें कितना संप्रेषण कर रहे हो, एक दूसरे से कितना कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, क्या हो जाएगा, पहले का पहला ही हो जाएगा। तो इसमें पहले में पहला कौन सा है, पहले में एक में ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। आपका आंसर तो यहीं से मिल जाएगा। प्रत्यक्ष विधि, आपका जो प्रत्यक्ष विधि होता है किसका होता है, व्याकरण में जो होता है, जिसमें आगमन से पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर क्या होता है, नियम बताया जाता है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। और चौथा सी का, जो कि ए का पहला हो जाएगा और बी का चौथा हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, व्याकरण अनुमान विधि सी हो जाएगा, और इसका डी का दूसरा हो जाएगा। रुक जाओ, इसका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, दूसरे का ये हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ईमेल के उस प्रकार की पहचान करिए जो आप अपने उस सहयोगी के साथ लिखना चाहे जो आपका मित्र है। आप क्या ईमेल का उस प्रकार पहचान करिए जो आप अपने उस सहयोगी को लिखना चाहेंगे जो आपका मित्र भी है। क्या व्यापार संबंधी है, लिखा पढ़ी, करेस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार है, अनौपचारिक है या औपचारिक है। आपका क्वेश्चन नंबर 38 क्या होता है, जो आपका मित्र उत्तर होती है उससे कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सा है, अनौपचारिक भाषा बोली जाती है, औपचारिक नहीं होती है। कहाँ बे कैसे हो, कैसे है नहीं हो, अबे क्या कर रहा है, ये सब जो घर की लैंग्वेज आप यूज करते हो उसे अनौपचारिक भाषा बोलते हैं। आपको मित्र से ऐसी सी बातें बोलते हैं कि हम यहाँ बोल भी नहीं सकते हैं, कैसे मित्र से आप बात करते हो। ठीक है, उसको अनौपचारिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कौन सा उपकरण समक्रमिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण अवसरों पर की उपलब्धता देता है, जिसकी अतुल्यकालिक, जिसकी कोई तुलना जल्दी नहीं होती है। इसे टेलीविज़न कहेंगे, पैडलेट कहेंगे, पाठ्य पुस्तकें कहेंगे, रेल यात्रा या टिकट कहेंगे। आपका तो आपको पता है टेलीविज़न आपको ये होता है, पैडलेट होता है, पाठ्य पुस्तकें तो होती हैं, रेल यात्रा, टेलीविज़न आपको इसमें से कहते हैं। जिसे क्या होता है, समक्रमिक और अतुल्य ऑनलाइन शिक्षणों के उसके अवसरों पर की उपलब्धता देता है। क्या होता है, उसको पैडलेट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि द्वितीय भाषा की कक्षा में अध्यापक को स्वस्थ ही धन है पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है कि क्या है, आपका स्वास्थ्य ही आपका धन है। इस पे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है। उसके बाद उसने कार्यपत्रक यानी वर्कशीट बांटी और कहा कि दिए गए विकल्पों को सही उत्तर
पर निशान लगाएं। क्या इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को योग्य बनाना है कि उसकी क्या ये सिर्फ सुना के बताया जा रहा है, किस पे, ऑडियो चला करके बताया जा रहा है। क्या बढ़ रहा है कि विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि स्वास्थ्य और धन पर पाठ को कंठस्थ, उसको क्या रट्टा मरवाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है स्वास्थ्य पर पाठ का श्रवण करें, कि उस पर जो पाठ है उसको सुने। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि विद्यार्थियों को कार्य में संलग्न किया जा रहा है। क्या विद्यार्थियों को कार्य में उसको संलग्न, उसमें लगाया जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा उसको, उसमें कंठस्थ करने के लिए, बिठा श्रवण करने के लिए, विश्लेषण करने के नहीं, उसमें उसको लगाया जा रहा है, उसको संलग्न, उसको एक साथ किया जा रहा है, उसमें उसको ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 4th। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और आज का रहा अंतिम, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। क्या है? ये है होमवर्क क्वेश्चन। आप लोग कमेंट पे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? क्या